हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो कल अपन ने सेट्स पढ़ा था डिटेल में, और आपको पीवाईक्यू भी दिए थे, मैंने अटेम्प्ट किए थे। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, तो देखो सेट्स आपका हो चुका था, उसका डाउट डिस्कशन भी अपन कर लेंगे क्लास के एंड में। आज जो हमको पढ़ना है अगला टॉपिक रिलेशंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने अपना थ्योरी के बाद वही, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, 2022 एंड 2023 के पीवाईक्यू दिए हैं, ठीक है। 2023 में जनवरी में हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन रिलेशन का आया ही है, जिसमें इक्विवेलेंस और इस पे बना हुआ है, मतलब रिलेशन में एक ही वेराइटी है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करनी है, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा ही है। देखो, जितने भी आप भले सेट्स पढ़ो या रिलेशन पढ़ो, रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट इतना ही, मतलब उस कॉन्सेप्ट को ही अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो ये ऐसे टॉपिक है जहां से आप अपना कम से कम 4 मार्क्स सेट्स के, 4 मार्क्स रिलेशन के आप अपने फिक्स कर सकते हो। तो रिलेशन का जनवरी वाले अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में देखोगे तो हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आया ही है, जिसमें जनरली यही पूछा जा रहा है कि ये आपको कोई ना कोई दे देंगे रिलेशन सा, और उसके बारे में चेक करने को बोलेंगे कि बताओ ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आ रहा है। बस हर क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वो मैनिपुलेशन करते हैं जो कि आपको सीखना है, ठीक है। मतलब उसमें एक होता है जुगाड़ जमाना, कैसे भी करके चेक करना है, वैल्यू पुटअप करके चेक करना है, या फिर जो भी आपको सही तरीका लगे वो आपको अप्लाई करना है। तो मेन आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, ताकि आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो इसके 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। एक ही लेक्चर में आज ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कल सेट्स कंप्लीट किया था, आज रिलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर आपको मैं जेई का पीवाईक्यू की एक शीट दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में डिटेल देख लिया था कि सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, उनके ऑपरेशंस, और उसको हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। अब उसी का आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। होता एक अलग अलग डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी, फटाफट उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसका मतलब क्या है, से मान लो मेरे पास दो सेट है, सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लो 1 2 एंड 3। दूसरा कोई सेट बी मैंने कंसीडर कर लिया, सपोज इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब, मान लो अगर मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए से बी की तरफ, मतलब मेरा फर्स्ट सेट ए हो जाएगा, सेकेंड सेट मान लो बी हो जाएगा। तो ए से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि ए से बी में जो भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है वो सारी, मतलब ए से बी में क्या क्या पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है। मान लो मैंने ए का एलिमेंट 1 सिलेक्ट किया, तो 1 के साथ क्या हो सकता है, या तो ए कंसीडर हो सकता है या तो बी आ सकता है। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ 2 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और थर्ड 3 के साथ 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, ए से बी की तरफ जाने में जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हम कर सकते हैं वो सारी पेयर का कलेक्शन होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ए क्रॉस बी सेम, अगर मान लो मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो इस बार क्या करना पड़ता, बी से ए की तरफ जाना पड़ता है। तो बी से ए की तरफ, तो बी में क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ए, ए का किसके साथ जमेगा, 1 के साथ, ए का फिर 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर सेम विद द केस ऑफ बी, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, एंड बी का 3 के साथ, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, और ये आपका हो गया बी क्रॉस है। क्या ये दोनों सेम है? नो सर। नहीं, अलग अलग है। आपको ये समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, है ना? बोलो सर। देखो क्लियर है। जैसे यहाँ पे दूसरा और एक और ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है, सेट बी में अगर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए, 6 एलिमेंट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो 2 into 3 करोगे तो आ जाएगा 6। और आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो ये सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपका था, ठीक है। ये आपका इनपुट सेट हो गया, ये आपका आउटपुट सेट हो गया, ठीक है। अब इसी से आगे उन्होंने फिर रिलेशन को डिफाइन किया गया कि क्या बोला गया कि अगर मान लो, अब रिलेशन क्या होता है वो समझ, अच्छा ये आप समझ गए ना, आप कर लोगे खुद से आगे, ए क्रॉस भी निकालना है ना? यस सर। ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। उन्होंने ये बोला है, अगर मान लो कोई रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम सेट ए टू बी, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, तो मान लो वो पर्टिकुलर उसमें मैंने कोई एक रिलेशन लिख दिया, मैंने मान लो इनपुट और आउटपुट में। तो बेसिकली ये जो भी आंसर आएगा रिलेशन आर का, जो भी पेयरिंग बनेगी ए कॉमा बी की, ये आंसर हमेशा आपका जो ए क्रॉस बी है उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा,
उसका एक क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब उसका कोई ना कोई एक पोर्शन होगा। ए क्रॉस बी मतलब सारी पॉसिबल पेयरिंग, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इसमें सारी पॉसिबल पेयरिंग और इसी का कोई ना कोई एक सब पार्ट, कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो अलग अलग तरह के मैं रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एंड आउटपुट। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर मैं ले रहा हूँ 1 2 3, सेट बी के अंदर ले लिया मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ए से भी ये मान लो मेरा ये इनपुट सेट है, इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ एक्स और आउटपुट सेट को मैंने बोल दिया वाई। तो एक्स सेट ए से आएगा, वाई सेट बी से आएगा, ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया। और एक्स और वाई में एक रिलेशन है, मैंने ये स्टेब्लिश कर दिया कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, एक रिलेशन डेवलप कर दिया। अब ऐसे आप बहुत सारे खुद से बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। अब इससे जो भी आंसर बनेगा, जैसे यहाँ से क्या क्या आंसर बनेगा, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पे वाई 2 आएगा, तो एक 1,2, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे वाई 3 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 रखने पे वाई कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक्स वाई की सारी पेयरिंग हो गई। तो बेसिकली ये रिलेशन कैसा डिफाइन हो, रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, और उसमें आपस में क्या रिलेशन दिया हुआ, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये एक रिलेशन आया। अब ये कहीं ना कहीं ये जो ए क्रॉस बी आप निकालोगे, ए क्रॉस बी मतलब सारी पॉसिबल पेयरिंग, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 6 एलिमेंट, टोटल 18 पॉसिबल पेयरिंग बनेंगे, उस 18 में से कहीं ये पार्ट है, हाँ है ना, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ये Yes, sir. 18 का ये कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैंने रिलेशन के को डेफिनेशन कैसे बोल दी कि रिलेशन is a subset of the Cartesian product A cross B. A relation R from A to B is nothing but it is the subset of Cartesian product A cross B, जो कोई ना कोई एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये रूल अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगा, इससे मैं अलग अलग रिलेशन को क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ द Cartesian product A cross B। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके तो यहाँ पे x, y अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा इनपुट क्या हो गया x, आउटपुट क्या हो गया y। तो इस इनपुट जो x हम यूज कर रहे हैं इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, इनपुट का कलेक्शन जो जो यूज हो रहा है, डोमेन। डोमेन, डोमेन, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। और 1 से देखो कौन कौन रिलेट हो, 1 से 2 रिलेट हुआ, 2 से 3 रिलेट हुआ, 3 से 4। तो यहाँ पे मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, 1, 2, 3। तो इसकी मेरी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन मतलब इनपुट सेट। तो डोमेन हो गया मेरा 1, 2, 3, इनपुट सेट में जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, 2 4 2 3 4। 2 3 4। आउटपुट सेट में जो जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो मेरी क्या हो जाएगी, रेंज। और कोडोमेन बी। हाँ, कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट जो आउटपुट सेट है वो कंप्लीट 1 2 3 अप टिल 6, आउटपुट सेट कंप्लीट मेरा हो जाता है कोडोमेन। और ये मेरा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब इसी से एक बेसिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने में रिलेशन पॉसिबल मैक्सिमम बना सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो क्या बताओगे आंसर? 6. नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस पूछ रहा हूं मैं, सोचो शांति से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने में बना सकता हूं। अगर मान लो 2 सेट है मेरे पास ए से, मतलब मुझे बनाना रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी, ए से भी मुझे रिलेशन क्रिएट करने, तो मैं कितने पॉसिबल रिलेशन मैक्सिमम बना सकता हूँ। सेट ए में मान लो 2 एलिमेंट है, सेट बी में मान लो 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं, ये मुझे पूछा गया। अब मेरे को बेसिक डेफिनेशन क्या पता है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है ना सर। तो अगर Yes, sir. ए में 2 एलिमेंट, क्या आंसर आ रहा है? Sir, 2 की पावर 6. वेरी गुड, 2 की पावर 6। तो अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट है ना। यस सर। किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट का फॉर्मूला कल बताया था 2 की पावर n। यस सर। सबसेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n। अगर सेट ए में 6 एलिमेंट है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। क्या है, क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? नहीं, ठीक है, सब बेसिक चल रहा है। फिर भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया रिलेशन के बारे में। रिलेशन इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो किसी न रूल को फॉलो करता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर निकालना तो 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। और डोमेन और रेंज और कोडोमेन, ये तीनों डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी। डोमेन मतलब इनपुट सेट में जो यूज हो रहा है, और कोडोमेन और रेंज, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया, मान लो ये रिलेशन आर डिफाइन किया गया सेट ए से सेट बी में। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो 7 8 9 10, ठीक है। और इसमें जो आपस में इसमें रिलेट किया गया, मान लो कुछ इस तरह से, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया,
इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, ठीक है, और इसको मान लो इसके साथ रिलेट कर दिया। एक सेकेंड, तो मुझे बताओ डोमेन क्या है इसकी? सर 1 3 4 1 2 3 1 4 3 4 क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं नो है सर 2 आएगा क्या? नहीं, 2 का यूज नहीं हो रहा है, इससे 2 नहीं आएगा। जो यूज हो रहे हैं वही आएंगे, ध्यान रखना। बहुत सी बार कंफ्यूजन हो तो बच्चे सारे लिख देते हैं। कंप्लीट सेट ए नहीं होगा, फंक्शन होता तो सेट ए कंप्लीट होता, क्योंकि फंक्शन का रूल क्या होता है कि सबको यूज करना है, इसलिए उस केस में, फंक्शन के केस में सारे सेट ए मेरा डोमेन हो जाता है। लेकिन डोमेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जो जो एलिमेंट यूज हो रहा है उनको ही अपन को बोलना है। और रेंज क्या हो जाएगी? 7 8 9 7 8 9 7 8 9 वेरी गुड। और कोडोमेन? 7 8 9 7 8 10 9 7 8 9 10 वेरी गुड, कोडोमेन हो जाएगी आपकी 7 8 9। ठीक है, तो बेसिक था ये हमने कवर कर लिया, 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीजें हैं उसको अब देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब आपको जेई में इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, ये मतलब बाय डिफॉल्ट है। अगर रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। आप जेई के सारे पीवाई की उठा के देख लेना, सब में टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही क्वेश्चन आया। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको 3 मेजर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता था? एनीवन? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वेरी गुड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वेरी गुड। अब मुझे कोई बता दो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, क्या डेफिनेशन है? सर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। नहीं, सर रिफ्लेक्सिव, ए होना चाहिए। सिमेट्रिक होगा हाँ, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब था? अगर मान लो कोई अगर मैं रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ सेट ए पे, सेट ए के अंदर एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी कोमा सी, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या रूल और क्या एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है? A comma A belongs to ए R बी बी सी सी। हाँ, अगर सेट, सुनना ध्यान से एक एक इसकी लाइन, क्योंकि बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो ये सेट ए है, कोई मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया R1 ए कोमा ए सी कोमा सी, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो नो सर, सर क्यों? सर बी भी है ना सर बी नहीं है। हाँ, वेरी गुड। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट, ध्यान सुनना, ये सबसे अच्छा ही आसान डेफिनेशन इसकी। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, ध्यान रखना। हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब अगर ए कोमा ए है तो बी कोमा बी और सी कोमा सी, तीनों के तीनों आएंगे, इसके अलावा कुछ भी हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। आया ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि सेट ए के अंदर जिसमें भी अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए जिससे भी डिफाइन कर रहे हैं उसका हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, हर एलिमेंट का। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ही अपन उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये पहला डेफिनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कैसे समझाओगे? ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। हाँ, कोई भी रिलेशन मान लो R2, ये सिमेट्रिक तब होगा, इसको समझाने का तरीका क्या समझा है कि अगर उसके अंदर a कोमा b आ रहा है, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू R2, मतलब अगर a कोमा b R2 के अंदर आ रहा है, देन b कोमा a भी आना चाहिए, तो ही वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि a कोमा b अगर R2 रिलेशन के अंदर आ रहा है, अगर ये पेयर R2 के अंदर आ रहा है, तो इसका उल्टा b कोमा a भी उसके अंदर आना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मतलब a कोमा b के साथ b कोमा a भी आ रहा है, तो वो हर पेयर के लिए, ध्यान रखना, जो भी R2 के अंदर है, R2 के अंदर जितने भी पेयर है उनका रेसिप्रोकल भी अगर उसके अंदर है, तो ही वो सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। ट्रांजिटिव का क्या था गिवन कंडीशन? ए बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है और बी सी एलिमेंट है तो ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए। वेरी गुड। गिवन कंडीशन क्या थी कि इफ a कोमा b उस रिलेशन का अंदर आ रहा है और एक और एलिमेंट b कोमा c भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसमें यहाँ पे देखो दो कंडीशन चाहिए मुझे। a कोमा b और b कोमा c अगर रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, देन a कोमा c भी अगर आ जाता है, अगर ये दोनों हैं तो इसके साथ अगर a कोमा c भी है, तो ही मैं उसको क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव। तो ही मैं क्या बोलूंगा उसको? ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो वापस में समझो, रिफ्लेक्सिव का बेसिक मतलब क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ एक पेयर होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या समझाया? अगर उस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर a कोमा b का अगर पेयर आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी आना चाहिए, तो हर पेयर का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ट्रांजिशन बन रहा है, जैसे a कोमा b और b कोमा c है, अगर ये दो एलिमेंट है तो उनका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? a कोमा c, तो उसके अंदर a कोमा c का आना जरूरी है, तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी ठीक है। और एक वर्ड और यूज किया गया था, अगर ये ऐसा रिलेशन जो तीनों से को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं?
इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, वेरी गुड। ऐसे रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाई, मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी आ रहा हो, सिमेट्रिक भी आ रहा हो, ट्रांजिटिव भी आ रहा हो, तो तीनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन होगी आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अ रिलेशन, वापस एक बार देख लो, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, यहाँ पे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक का मतलब a relation R is said to be symmetric if A, B belongs to R, then B, A should also belongs to R, and transitive भी आपको समझ में आ गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और तीनों अगर हो जाएंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब एक एक करके इस पे अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे शांति से देखो, दो रिलेशन दिए आपको R1 और R2, तो एक एक करके मुझे चेक करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। शांति, अच्छे से प्रॉपर्ली ट्राई करो। सेट ए आपको दिया हुआ ABC, उस पे दो रिलेशन R1 और R2 डिफाइन किए गए हैं, तो पहले R1 का चेक करो कि R1 क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव क्या क्या होगा। पहले रिफ्लेक्सिव देखना है कि नहीं है, तीनों 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 चेक कर लो एक एक करके। पहले R1 के लिए चेक करो तीनों, सर R1 ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी दोनों है। ठीक। ठीक है। R2 का भी चेक कर लो, बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी जल्दी, जिसका R1 हो जाता है वो R2 चेक कर लो, बाकी लोग जल्दी से R1 चेक करो, और जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है सर R2 ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर अगर R1 R2 दोनों चेक कर ले तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो इक्विवेलेंस है। अच्छा, फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन ही ऐसे आ रहे हैं। किसी का कोई आंसर आ रहा है? ABCD सी होएगा। ये आ रहा है। सर सी होगा, सी, और कोई नहीं है। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन था, मैं सिखाता हूं कैसे सोचना है। सबसे पहले देखो, सेट ए के बारे में हमको दिया गया, सेट ए के अंदर एलिमेंट जो है वो A, B, C है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए A, B, B और C होना ही चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, A, A है क्या? हाँ है। B, B है, C है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या ये समझ में आया? यस बोलो। सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का ये बोला गया है कि जितने भी एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो एक एक करके आपको सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले चेक करते C, A, C, A का उल्टा हो जाएगा A, C, तो क्या A, C इसके अंदर है? हाँ है। यस सर। का काम हो गया, मतलब इन दोनों का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो खुद का ही रेसिप्रोकल है तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला है B, C, तो B, C का क्या उल्टा है? C, B, हाँ है। सर। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। हाँ, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट है उनके पास रेसिप्रोकल उसके अंदर होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको दो दो के पेयर एक बार लेने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा? जैसे मान लो एक एक करके एलिमेंट लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लो C, A है, तो C, A का ट्रांजिशन अगर मुझे देखना है तो A से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि CA, अब A से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो A से स्टार्ट होने वाला C वाला है, और कोई A से स्टार्ट होने वाला A, A, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन हम जब भी देखते हैं तो यहाँ पे C, A है, तो A का अब अगला स्टार्टिंग वाला भी A से होना चाहिए, तो A से स्टार्ट होने वाले दो ही एलिमेंट है, एक तो A, C और A, A। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? पहले दो का ट्रांजिशन बताओ क्या बनेगा? AC और CA और AC का ट्रांजिशन क्या बनेगा? CC। और CA और AA का ट्रांजिशन क्या बनेगा? CA। ठीक है, तो क्या ये दोनों एलिमेंट है? सर। हाँ है। यस सर। ये इसका काम हो गया, इसको चेक कर लिया हमने। अगला एलिमेंट क्या है? B, B। अब B, B एक एक करके सारे के साथ चेक करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब B, B के साथ चेक करना, तो देख लेते B से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है।
तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है देखो ध्यान से, एक ही बी कोमा सी है ना, बोलो समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा? BC इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? बी कोमा सी, और बी कोमा सी तो है ऑलरेडी, है ना, यस सर इसका भी Yes, काम sir. हो गया। अगला एलिमेंट है ए कोमा सी ले लेते हैं। अब सी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट लिख लो, सी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से? सी कोमा बी है, सी कोमा सी भी है, और सी कोमा बी भी है ना, ये सी से स्टार्ट होने वाला। अब इनका ट्रांजिशन क्या क्या बनेगा? पहले का ट्रांजिशन बताओ, Say A, comma ए A. कोमा ए, इनका ट्रांजिशन कैसे A, देखते comma हैं? ये C. दोनों कैंसिल कर दोगे तो क्या बनेगा? ए कोमा सी, ठीक है। इनका ट्रांजिशन A, comma B. बी, ए कोमा बी। तो ये देखो चेक करो क्या है, तीनों एलिमेंट है, ए कोमा ए है, ए कोमा सी भी है, और ए कोमा बी भी है ना, है क्या ए कोमा बी? नहीं है नहीं है, नहीं है सर. नहीं है। देखो ए कोमा बी नहीं, मतलब यहीं पे अटक गया, तो आगे चेक करने की अब जरूरत है क्या? नो सर No, अगर sir. एक भी सेटिस्फाई नहीं करता, अब मैं आगे वाले एलिमेंट के लिए चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि देखो ए कोमा सी और सी कोमा बी, मतलब ए कोमा सी और सी कोमा बी, कहां गया सी कोमा बी? हाँ ये रहा, ए कोमा सी और सी कोमा बी का ट्रांजिशन ए कोमा बी आ रहा है, तो वो उसके अंदर नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। क्या है, समझ में आ गया? बोलो, है ना, सर ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगला भी चेक करना, रिफ्लेक्सिव R2 के लिए। R2 में रिफ्लेक्सिव है क्या? ए कोमा ए है, बी कोमा बी है, सी कोमा सी बी है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उल्टे सबके, ए कोमा बी का उल्टा बी कोमा ए, हाँ है, इनका काम हो गया। AC का उल्टा CA, ये भी है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए एक एक करके पेयर लोगे। ए कोमा बी के साथ मान लो इसकी पेयरिंग करी, तो इनका ट्रांजिशन बनेगा ए कोमा ए, वो ऑलरेडी है। ए कोमा बी का ट्रांजिशन और किसके साथ? इसके साथ, तो ए कोमा बी वो भी है, इसका काम हो गया। फिर ट्रांजिशन इसका देखा बी ए का, तो बी ए के साथ किस किस को रखोगे? ए कोमा ए, तो इनका ट्रांजिशन बी ए ही बनेगा, और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? BC। देखो इसका और इसका ट्रांजिशन देखो क्या बनेगा, BA और AC का ट्रांजिशन BC। क्या BC इसके अंदर है? नो सर नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? डी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? सी बोथ R1 और R2 आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहाँ है? सी 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 Sir, C, C. हाँ, सी बोला सी C, हाँ C सेटिस्फाई कर। R2 इज सिमेट्रिक, हाँ, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, ठीक है। चलो, इस तरह से आपको चेक करना है तीनों एलिमेंट। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, हर पेयर का आपको साथ पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कहां तक आ रहा है। अगर एक भी अगर नहीं आता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्लियर हुआ? सर सिमेट्रिक में ये जरूरी नहीं है कि हर पेयर का होगा एक। नहीं, सिमेट्रिक में ये जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन मत रखना। सिमेट्रिक में जो रिलेशन के अंदर दिए बस उन्हीं के चेक करना, उनके रेसिप्रोकल उसके अंदर आना चाहिए। इसलिए डेफिनेशन को हमेशा डेफिनेशन को ध्यान से देखो। सिमेट्रिक में क्या बोला, ऐसा मैंने वर्ड यूज किया कि हर एलिमेंट का पेयर बनना चाहिए। सिर्फ मैंने रिफ्लेक्सिव में यूज किया है वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ पेयर विद इटसेल्फ। लेकिन सिमेट्रिक की डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, अगर ए कोमा बी आ रहा है आर के अंदर, तो उसका उल्टा उसके अंदर आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन। और ट्रांजिटिव में भी क्या बोला, अगर ये दो एलिमेंट आ रहे हैं तो इनका ट्रांजिटिव आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? ओके सर। अगर मान लो अगर मान लो ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा है, तो भी उसको अपन ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा आता है जनरली क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल ये वाला, एक मिनट, हाँ, जैसे एक रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन किया गया। सेट ए के अंदर एलिमेंट है मान लो 1, 2, 3। रिलेशन आर मैंने डिफाइन कर दिया, मान लो 1, 2, 3, 4, सॉरी 3, 1, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन किया। मैंने पूछा बताओ ये क्या होगा, क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, क्या होगा? क्या ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है? No, नो sir. सर वो सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। No, क्या sir. सिमेट्रिक है? No, sir. नो सर No, सिमेट्रिक sir. भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के बारे में क्या बोलोगे? है क्यों? सर नहीं है। है हाँ, अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जनरली गलती होती थी कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आपके पास दो के पेयरिंग है, उनका ट्रांजिशन बनना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए कुछ है ही क्या पेयर साथ? अब जैसे No, इसके साथ sir. ट्रांजिशन का एलिमेंट है क्या मेरे पास? नहीं। और ना ही, अच्छा इसके साथ है क्या? नो सर इसके साथ तो है ना। देखो गलती कर दी आपने, सर है इनके साथ ट्रांजिटिव का एलिमेंट है, हाँ है ना, तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3, 2। 3, 2. तो क्या ट्रांजिटिव है?
बोलो। नो सर नहीं है। नहीं ना, देखो गलती हो गई। अगर यहीं पे मैं इसमें चेंज कर देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख देता 3,3, अब बताओ। सर अब है। सर तब भी अब यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन के लिए मेरे पास कुछ है क्या? अब यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब 1,2 का ट्रांजिशन किसी के साथ भी नहीं बन सकता, 3,3 का भी ट्रांजिशन किसके साथ भी नहीं बन सकता, तो यहाँ पे पेयरिंग ही नहीं बन रही। तो ऐसे केस में हम इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग बन ही नहीं रही है। पेयरिंग बनती और नहीं आता तो अपन बोलते नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन अगर पेयरिंग ही नहीं बन रही है तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव। क्लियर है? सर नहीं हुआ। Yes, सर sir. एक और बार बताना। अभी एक्सेप्शन है शायद। हाँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे ट्रांजिटिव का अपन जब भी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव का मेरे बारे में क्या बोला, अगर ए कॉमा बी आ रहा है, और मान लो उसके अंदर बी वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, मान लो अगर क्वेश्चन में क्या डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आ रहे हैं तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कॉमा सी, और ये आना चाहिए, है ना? तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये समझ में आया था? यस सर। है ना? लेकिन मैं उन्होंने फिर एक और चीज क्या बोली, अगर मान लो ए कॉमा बी है और दूसरा एलिमेंट कोई है सी कॉमा मान लो डी, इसी ये दो ही एलिमेंट है, तो क्या इनका ट्रांजिशन बनेगा? नहीं। इनका ट्रांजिशन बनेगा ही नहीं। तो हमको अगर ऐसे ट्रांजिशन बनेगा ही नहीं तो हम उस केस में ये भी नहीं बोल सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन तो बन ही नहीं रहा है। अगर मैं ये बोलूं नॉट ट्रांजिटिव तो उसके पीछे रीजन नहीं है ना मेरे पास नॉट ट्रांजिटिव बोलने का, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कोई ट्रांजिशन बन ही नहीं कंडीशन रहा है पूरी नहीं होगी। तो हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव बोल देंगे। आ रहा है समझ में? ओके सर। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये 4 ऑप्शन है आपके पास, करो चेक। A relation R defined on the set A 3, 6, 9, 12, ये R क्या होगा? सर बी। सर ए। बी ए, दो आंसर आ रहे हैं, दोनों अपने अपने आंसर चेक करो। सर ए और- आ रहा है मेरा। सर ए ही है। सर ए। यस सर ए ही है। सर ए आएगा सर। ये आ रहा है। क्या आ रहा है फाइनल बताओ, ए के बी? सर बी। चलो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, तो सबके पेयरिंग रिफ्लेक्सिव के लिए सबका पेयरिंग होना चाहिए। तो 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या? सर हाँ, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगला क्या देखना है? ट्रांजिटिव देखना है ना? पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अगर ये हो जाएगा तो यहीं पे काम हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव अगर देख लेते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए दो दो की पेयरिंग होनी चाहिए। तो अब सबके साथ चेक करना पड़ेगा, फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो 3,3 का पेयरिंग किसके साथ बनेगा? 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 3,9, हाँ है ना? यस सर। तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 3,9, तो ये हो रहा है, तो इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6,6, 6,6 के साथ पेयरिंग किसका बनेगा? 6 से स्टार्ट होने वाला 6,12, है ना? अच्छा, इसके साथ ये भी तो है। 3,3 के साथ ये भी चेक करना पड़ेगा, 3,12, तो ये भी आ रहा है, 3,6 भी आ रहा है, तो इनका तो काम हो गया। 3,3 को तो चेक करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। 6,6 का भी सबके साथ हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो ये तो हर बार कट के वो खुद ही एलिमेंट आएगा ना, समझ Yes, पा रहे sir. हो? जैसे मान लो A, का मैं किसी के साथ भी चेक करूं A, D के, तो इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? बोलो। सर ए AD. ए A, डी। D, तो A, D तो हमेशा रहेगा ही सी, मतलब A, के साथ सबका पेयर तो हमेशा ही बनना है, तो उसको चेक करने की जरूरत है क्या? No sir. नो सर। तो इन तीनों के लिए तो ट्रांजिटिव हमेशा, मतलब इन तीनों पेयर चारों पेयर का तो ट्रांजिशन बनेगा ही सही। जो मुझे चेक करना है मेन वो आगे के 4 है, तो इन चारों का देख लेता हूँ ये सबके साथ ट्रांजिशन पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6,12 का। तो 6,12 को किस किस के साथ रिलेट करेंगे अपन? 12 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं No है। sir. नो सर। ये रहा है ना? Yes sir. 12,12 है, तो 12,12 को वापस वही बन जाएगा 6,12, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम हो गया। 3,9, तो 3,9 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा 9 से स्टार्ट होने वाला कोई है, तो 9 से स्टार्ट होने वाला ये 9,9 है, तो इसका भी हो ही जाएगा। 3,12 में 12 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये 12,12, तो इसके साथ भी ट्रांजिशन बन जाएगा। 3,6, है ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? Yes sir.
यस सर 3,6 के साथ कौन कौन है? 6 से स्टार्ट होने वाला, एक तो ये है और एक ये है, तो इसके साथ तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। 6,12 के साथ बस चेक कर ले, तो 3,6 और 6,12 इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,12। क्या 3,12 है? हाँ है, तो काम यस सर ये ट्रांजिटिव भी है, हाँ है ना? यस सर। तो क्या आप मुझे सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? नो सर नो सर। क्यों? अगर मान लो सिमेट्रिक भी आ गया तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? इसमें क्या बोला? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ओनली, लेकिन अगर सिमेट्रिक भी आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना? यस Yes, सर। सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें एक Yes, ऑप्शन sir. इक्विवेलेंस का भी है। बोलो, ठीक है? ऐसे Yes, गलती sir. मत करना, सिमेट्रिक आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो सिमेट्रिक भी आ जाता तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा। जल्दी बता, सिमेट्रिक है कि नहीं है? सर नहीं है सर नहीं है हाँ नहीं है, पहले सर वही नहीं check है। हाँ, अब देखो इन चारों के लिए तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 6,12 का उल्टा 12,6 ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मेरा काम हो गया, सिमेट्रिक नहीं मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का सही आया था, तो लगभग आप सही जा रहे हो। नेक्स्ट, अब थोड़ा जेई पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है? अब थोड़ी सी वेराइटी आपकी धीरे 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 टफ होगी, मतलब थोड़ा सा अच्छा, कोई मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सब में अप्रोच यही है, एक एक करके आपको देखना है कि क्या करना है। ठीक है, शांति से एक एक करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से जाना है। इसे यहाँ पे एक एक करके चेक करो। R1 के लिए पहले सोचो आराम से, शांति से। R1 का चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, कर लिया ट्राई? चलो सीखो पहले, चलो। अब देखो यहाँ पे R1 के बारे में क्या बोला गया है? A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे हैं, बताओ, बोलो। नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर, वेरी गुड। ए और बी दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होगा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 13। ये R1 के बारे में बोला गया, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, बोलो? रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? A, A। हाँ, वेरी गुड। ए कोमा ए जैसे एलिमेंट R1 को अगर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मुझे चेक करना है, ठीक है? तो इनपुट भी ए और आउटपुट भी है, तो अगर इनपुट और आउटपुट, ये मेरा इनपुट होता है, ये मेरा क्या है? इनपुट, और ये मेरा क्या है? आउटपुट। तो दोनों की वैल्यू अगर ए कोमा ए हो गई तो चेक कर लेते हैं। तो ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू 13, तो 0 लेस देन इक्वल टू 13, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है। 0 हमेशा 13 से छोटा ही होता है, तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। यस सर सिमेट्रिक के लिए क्या हम सोचते हैं? सिमेट्रिक के लिए हम ये बोलते हैं कि इफ गिवन कंडीशन, ये मान लेते हैं कि अगर मान लो a, b, मतलब वो ऑलरेडी सेट R1 के अंदर आ रहा है, मतलब मेरे पास ये गिवन कंडीशन ये है कि a माइनस बी का जो मॉड है, a माइनस बी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 13 है। तो मुझे इसका उल्टा चेक करना, तो क्या b माइनस a का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 13 होगा या नहीं होगा, बताओ? सर होगा होगा। हो गई ना, होगा। मॉड है ना, चाहे उल्टा माइनस करो या सीधा माइनस Yes, करो, sir. अगर मॉड लग गया तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ऑलवेज सिमेट्रिक होगा? यस सर। यस यस सर वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो देखो ये क्वेश्चंस आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। अगर एकादा एग्जांपल, मतलब एकादा भी जगह अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ओवरऑल हम सेटिस्फाई बोल देंगे, नहीं करेगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हम गिवन कंडीशन क्या मानते हैं कि अगर a, b मतलब a माइनस बी का मॉड
लेस देन इक्वल टू 13 दिया हुआ है और b माइनस सी का मॉड लेस देन इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो मुझे चेक करना है क्या a माइनस सी का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 13 होगा या नहीं होगा, ये मुझे चेक करना है। अगर ये ऑलवेज सेटिस्फाई कर गया तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैसे करें इसको, ये मेरी गिवन कंडीशन है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो 13 से कम है और b माइनस सी का भी मॉड क्या है 13 से कम, तो क्या a माइनस सी का मॉड भी 13 से कम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि हो सकता है कभी कभी गलत होता है? तो कैसे सोचें बताओ, बोलो। सर वैल्यूज रख सकते हैं। कर लेते हैं ना, क्या कह रहे हो? यस सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे कि एक ही जगह हम 1 रख लेते हैं, ठीक, वैल्यूज रखते हैं। 1 माइनस 10। नहीं 1 माइनस 10 ठीक है, और इसको लग दिया 10 और यहाँ पे क्या रखें? 2। 8 हाँ कुछ भी रख लो, 8 रख लो। 8 रख लो चलो। तो इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये तो इसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ हर जगह सेटिस्फाई करेगा नो सर। ना? मुझे ये चेक करना, अगर एक आधा जगह भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा कोई एग्जांपल जहां पे सेटिस्फाई अगर नहीं करा तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। सर वैसा क्वेश्चन में, सर क्या? क्वेश्चन सर 8 की जगह 24 रखोगे तो नहीं करेगा। नहीं सॉरी, अगर 8 की जगह 10 रखोगे तो मोड है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा कुछ। तो यार, जीरो तो वो तो पॉजिटिव है ना। 8 की जगह 18 रखो सर, नहीं होएगा। सर 8 की जगह 23 रख लीजिए। हाँ कुछ भी रखो, कर सकते हो। 18 रखो 23 रखो, जैसे यहाँ पे 18 रखोगे तो 1 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 17 है ना? देखो ध्यान से, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इनका ट्रांजिशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। क्लियर है? तो ट्रांजिटिव होगा क्या? नो नहीं। सर। नहीं होगा। नो सर। तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा? नो सर। नो सर। आगे समझ में? तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब सेम विद द केस ऑफ R2, R2 में भी चेक कर पाओगे? यस यस सर। सर। R2 में तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है। रिफ्लेक्सिव मतलब a मतलब 0 नॉट इक्वल टू a अगर रख दिया नॉट इक्वल टू 13, क्या ये ट्रू है? ट्रू है। यस तो यस रिफ्लेक्सिव सर। हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए बोला गया अगर a माइनस बी 13 के बराबर नहीं है तो क्या b माइनस ए भी 13 के बराबर नहीं होगा? यस सर। यस यस सर। सिमेट्रिक भी ऑलवेज होगा, तो सिमेट्रिक भी आसान है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, क्या a माइनस बी अगर 13 के बराबर नहीं है, b माइनस सी भी अगर 13 के बराबर नहीं है, तो क्या वो a माइनस सी भी 13 के बराबर नहीं होगा? ऐसा हमेशा होगा क्या? नो जरूरी है सर। क्या? चेक करके देख लेते, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया R2 के लिए ट्रांजिटिव चेक करना है, तो a माइनस भी 13 के बराबर नहीं चाहिए है ना, मुझे 13 लाना। अगर 13 आ गया तो काम हो जाएगा। तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एक ले सर लिया 1 2 2 14। हाँ एक ले लिया 20 ले लिया, मान लो कुछ भी ले लो 8, ठीक है। फिर एक ले लिया मान लो 8 के साथ, अब यहाँ पे आपको लेना मान लो 7। देखो ध्यान से, ये नॉट इक्वल टू 13 है, आया ना? ये भी नॉट इक्वल टू 13 है। इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 20 और 7। तो क्या ये नॉट इक्वल टू 13 है? नो सर। नहीं। नो तो सर। ट्रांजिटिव होगा क्या? इक्वल टू 30। ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर है? आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये इसी साल 2022 का जून का अटेम्प्ट, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं, बस लॉजिक आपको लगाना है। a, देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना तो आसान है। रिफ्लेक्सिव में डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट को सेम रख देना है, सिमेट्रिक में इनपुट को सही मानना तो आउटपुट को उसका उल्टा चेक करना। ट्रांजिटिव में बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या समझ में आया आपको? यस सर। यस सर आपने जो R1 में सिमेट्रिक बताया था वो तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना? R1 में सिमेट्रिक हो जाएगा ना, जैसे क्या बोला a माइनस बी का मॉड अगर 13 से कम है तो इसका उल्टा भी अगर मैं माइनस करूंगा तो उसका वापस मॉड लूंगा तो 13 से कम ही आएगा ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 7 माइनस 5 लिया। सर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में अगर हम 50 ले लें 50 माइनस 10 तो 40 आ जाएगा, तो 13 से लेस देन उसके इक्वल कैसे? तो ये अपन वो लेंगे थोड़ी, अपन को तो ये अपन तो वो ही लेंगे ना जो 13 से कम होगा। ये गिवन कंडीशन तो अपन को सही लेनी पड़ेगी ना। अगर मैं मान लो 40 और 7 होगा तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन कंडीशन को। समझ में आ रहा है? मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, अगर a कोमा बी उसके अंदर आ रहा है, a कोमा बी उसके अंदर आ रहा है, मतलब मेरे को a कोमा बी ऐसे लेने जो 13 से कम होंगे।
हेलो, समझ में आया आपको? ओके ठीक है, आपको गिवन कंडीशन क्या बोलना है, सिमेट्रिक के लिए a, b वो लेना जो उसके अंदर आ रहा है R1 के अंदर, ऐसे a, b लेना, फिर उसका उल्टा चेक करना है आपको। ठीक है, ओके सर, मुझे लगा नेचुरल नंबर तो कोई से भी नेचुरल नंबर। नहीं नहीं कोई भी नहीं, एक सिमेट्रिक के लिए a, b अगर ट्रू हो रहा है तो फिर उसका ट्रू मानने के बाद उसका उल्टा चेक करना है। ठीक है, अगेन 2022 जुलाई का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब इसको सब लोग ट्राई करो। दो रिलेशन डिफाइन किए R1 और R2, इसको देखो लिखने का ये भी तरीका होता है तो इसको समझना अच्छे से। A R1 B, इसका मतलब क्या है, R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और कैसे डिफाइन किया गया है इसमें कि इनपुट और आउटपुट A इंटू B का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये R1 है आपका। और दूसरा R2 कैसे डिफाइन किया है, A R2B, A R2B मतलब इनपुट अगर A है आउटपुट अगर B है, तो R2 रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया कि जो A है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू B। ये दो रिलेशन है आपके पास। अब इन दोनों रिलेशन के लिए एक एक करके चेक करो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। मैंने आपको कहा था ऐसे ही क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से पूछते हैं, तो अगर इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली तो आपका ये चैप्टर के 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। सब लोग अच्छे से कोशिश कर लो। R1 का सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर रिफ्लेक्सिव होगा R1 लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सर R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, सर होगा। रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक भी होगा। ओके चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो A, उसके अंदर आना चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों A, तो इनपुट भी A और आउटपुट भी A, तो A और A अगर रख दूंगा तो A इंटू A, तो A इंटू A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। तो क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? यस सर। तो ऑलवेज ट्रू है, होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना, डिफाइंड ऑन रियल नंबर, पहले बता देंगे रियल नंबर पे डिफाइंड है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो अगर ए और ए अगर रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो और ये हमको बोला था कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर A, B उसके अंदर आ रहा है, मतलब मेरी गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि मेरे को अजम्पशन मानना है कि A इंटू बी का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव ही है। क्या उसका उल्टा मतलब B इंटू A का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा? यस सर। हो गई। अगर ये ट्रू है मतलब ये तो ट्रू होना ही है, अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में हमको ये बोला जाता है कि गिवन कंडीशन क्या है, कि गिवन कंडीशन ये है कि ए R1B और B R1C ये अगर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बी और सी का प्रोडक्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या ए और सी का प्रोडक्ट भी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा ट्रू है क्या हमेशा? नो सर। यस सर। ऑलवेज Yes, ट्रू sir. नहीं आया ना? सर नहीं है। सर नहीं है। होगा नहीं। है कैसे, सर। एग्जांपल लेके बताओ। सर A हम अगर 1 रख लिए और B अगर हम 2 रख लिए तो 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, और अगर हम C रख लिए 3 और A देखो तो 1 है एक तो चीज 1 हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ट्रांजिटिव के लिए ट्रू सोचो तो ऐसा मतलब उसमें आपको उल्टा सोचना है। देखो अगर मान लो एक दो एग्जांपल के लिए ट्रू है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा ट्रू होगा, एक आधा भी जगह अगर गलत हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो आपको कभी भी ना ऐसे एग्जांपल नहीं सोचना जिसमें अगर ट्रू हो रहा है, आपको उल्टा सोचना कि ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा, ये आपको लॉजिक डेवलप करना है। समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि आपको ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू की कंडीशन होगी तो ही इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, एक दो जगह सही होगा तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो 0 1 सर तो हाँ। अगर हम A को सर, पॉजिटिव 1 0 रखेंगे तो B हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा उसको ग्रेटर देन इक्वल करने के लिए, तो C बिल्कुल। हमारा पॉजिटिव लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हम अगर उसको C को हम नेगेटिव ले लेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा जो गिवन कंडीशन वो कर देगा। हाँ बिल्कुल। देखो इसको चेक करने के लिए लॉजिक कैसे डेवलप कर सकते हैं कि A इंटू बी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। हाँ है ना? बोलो सर। एक मिनट रुको, ये समझ में आया?
यस Yes, सर। Yes. सर ए और बी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब अगर मान लो मैंने दोनों पॉजिटिव लिया, मतलब अगर बी को पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ पे अगर बी पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तभी जाके इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। यस सर। अब इसके बाद अगर मैं मान लो दोनों नंबर नेगेटिव ले लिए, मतलब बी को नेगेटिव लिए, तो सी को भी क्या लेना पड़ेगा, मतलब बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर बी नेगेटिव है तो Yes, सी को sir. भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, है ना। अब देखते हैं ए और सी, तो मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब इन दोनों ही केस में ए और सी का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे भी सी पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव, यहाँ पे भी सी नेगेटिव, तो दोनों ही केस में नेगेटिव आ रहे हैं। तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ध्यान से वापस समझो कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, है ना। यस सर। ठीक है, अगर मान लो मैंने दोनों पॉजिटिव मान लिया, मतलब ए को भी पॉजिटिव बी को भी पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पे बी पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा ना। यस सर। ये दोनों बी तो सेम ही है ना। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी समझ में आ रहा है। देखो ये बी और ये बी सेम है, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना, इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने ये कंसिडर कर लिया, मान लो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो अगर बी को पॉजिटिव कंसिडर किया तो यहाँ पे बी पॉजिटिव आना पड़ेगा। अब बीसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यस इनका सर। ट्रांजिशन ए सी भी कैसा है, प्लस प्लस का। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर माइनस का कंसिडर करें कि अगर दोनों नेगेटिव है, मतलब ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो अगर बी भी नेगेटिव हो गया तो बी अगर नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इस केस में भी ए और सी दोनों क्या है, अगेन नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब बताओ सर ए को पॉजिटिव और अगर बी B को को 0 ले ले तो? सी को नेगेटिव। क्या कह रहे हो, बी को 0, बी को A जीरो। यस पॉजिटिव सर, C नेगेटिव। पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ये कर सकते हो, ये सही है आपका एक तरीका। कि अगर आपने मान लो ए को कुछ ले लिया, मान लो 9 और बी को ले लिया 0, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। यस सर। और दूसरा आपने क्या ले लिया कि बी को 0 और सी को नेगेटिव ले लिया, मान लो, तो ये भी अभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, ये 0 के बराबर ही है ना। ये Yes, भी sir. सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए और सी, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा क्या, नो सर। नहीं। तो इस केस में 0 वाले केस में मेरा सेटिस्फाई नहीं करा, तो अगर एक भी केस में सेटिस्फाई नहीं करा तो एक ट्रांजिटिव होगा। नो सर। आगे समझ में? यस सर। सर। तो एक R1 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले सकते क्या कह रहे हो? सर? जैसे ए पॉजिटिव ले लिया और बी नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं ना, आपको क्या बोला गया है, ए और बी का प्रोडक्ट, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, गिवन कंडीशन है कि अगर ये दोनों उसके अंदर आ रहे हैं, तो ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब बनेगा, जब एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव होगा ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थोड़ी ले सकता हूं मैं, तो ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं। नहीं ना। आपको यही समझा रहा हूं मैं बार बार कि एक सिमेट्रिक में भी एक गिवन कंडीशन क्या है कि ए इंटू बी पॉजिटिव, मैंने माना है कि ये गिवन है, ये R1 के अंदर आ रहा है, R1 के अंदर आ रहा है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे भी ये दोनों R1 के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे चेक किसके लिए करना है, ए और सी के लिए चेक करना। ठीक है, तो ए बी का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों को साइन सेम होना पड़ेगा, अलग अलग साइन नहीं ले सकता मैं, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सेम R2 का भी चेक कर लोगे, है बी ना। ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वेराइटी ट्राई करो। अब देखो ये 2023 इसी साल का, अब इस साल के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एक एक करके सारे चेक करो। अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से इसको ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग इसमें, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था, एक अटेम्प्ट में। लेकिन आप अगर अच्छे से ट्राई करोगे, मैनिपुलेशन, अल्टीमेटली मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट उतना ही है जो आपको सिखाया है, इसके अलावा कोई आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की बस वेराइटी कितनी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को बस घुमा घुमा के अलग अलग वेराइटी बनाते हैं, अल्टीमेटली आपको अप्लाई करना है इसको ढंग से। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार ट्राई करते हैं मिलके।
कंसिडर रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर x कॉमा y, इनपुट x से आउटपुट y है, और किस तरह से रिलेट किया गया है, बोला गया है कि 3x प्लस अल्फा y, ये जो नंबर आना चाहिए शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो इसको मैं 7k बोल देता हूँ, ठीक है। x कॉमा y आर नेचुरल नंबर, तो रिलेशन r इज डिफाइंड एज, इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशन उन्होंने बोला गया है कि 3x प्लस अल्फा y, जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो क्वेश्चन में बोला गया अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो अल्फा जो होगा ये कैसा होना चाहिए, ये मुझे बोला गया। तो अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक एक करके। क्या गिवन कंडीशन है कि ये इक्विवेलेंस है, अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक है, इक्विवेलेंस बनाना है तो अल्फा में क्या कंडीशन आनी चाहिए, मतलब अल्फा कैसा होना चाहिए, अल्फा 14 के बराबर होना चाहिए, अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अल्फा को अगर 10 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, अल्फा को अगर 7 से डिवाइड करे रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे चेक करना है। तो बेसिकली अल्फा में कंडीशन डेवलप करनी है विद द गिवन कंडीशन कि अगर ये इक्विवेलेंस हो तो एक एक करके इसको अप्लाई करते। सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, कि अगर इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब बोलो क्या होना चाहिए, आर के अंदर कैसे एलिमेंट होना चाहिए, बोलो, हेलो, ए कॉमा ए, या फिर x कॉमा x, है ना। इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो LHS में मेरे पास क्या आ जाएगा, सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें x हमारा इनपुट है और अल्फा क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर, वो इसके बारे में हमें मुझे पता करना है, इसी के बारे में मुझे पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या रखे ताकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और y y आउटपुट है ना, x कॉमा y यहाँ पे लिखा तो है, जब भी ऐसा लिखा हो x कॉमा y, पेयरिंग कैसे बोलते हैं, अगर ये पेयरिंग है, ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर x कॉमा y लिखा तो x इनपुट है, y आउटपुट है, ठीक है। सर के भी क्या, k कांस्टेंट है ना, 7k का मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इसको 7k लिख दिया मैंने, ओके ठीक है। बोला गया है 3x प्लस अल्फा 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 मतलब उसको 7 टाइम्स k लिख दिया, क्या लिख दिया, 7 टाइम्स k। अब एक एक करके चेक करना है कि भाई ये LHS RHS अगर इसको सेटिस्फाई करवाना है, LHS इक्वल टू RHS अगर मुझे करना है तो उसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में ध्यान से समझते जाना, एक ही बार में कंसंट्रेट होके, ताकि डबल रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए जिसको समझ में नहीं आया एक बार ध्यान से देख लो कि x कॉमा y, x कॉमा x अगर r के अंदर लाना है, इसका मतलब LHS मेरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस अल्फा इंटू x, ठीक है। ये मेरा होना चाहिए 7k के बराबर, तभी जाके मेरा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये LHS में हटा ही देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। अब यहां से देख लेते क्या कंडीशन आ रही है। x कॉमन अगर ले लूं मैं तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 3 प्लस अल्फा इक्वल टू 7 टाइम्स k। यहां तक समझ में आ गया, यस बोलो। सर, यस सर। अब देखो ये इधर 7 का मल्टीपल चाहिए और यहाँ पे x जो है, x तो क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बोलो। तो अगर Yes, LHS sir. RHS इक्वल है तो कहीं ना कहीं इसको 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो भी Yes, तो sir. LHS RHS इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक 7 का मल्टीपल है और k कांस्टेंट है, k मतलब देखो मल्टीपल ऑफ 7 कैसे होते हैं, या तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, ये सब क्या है, 7 के मल्टीपल है ना। यस सर, तो यहाँ पे देखो 7, इसको मैंने जनरलाइज करके कैसे लिख दिया, 7 टाइम्स k, तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। सेम यहाँ पे भी LHS RHS में मेरे पास क्या आ रहा है, LHS में मेरे पास आ रहा है x टाइम्स 3 प्लस अल्फा, RHS में आ रहा है 7 टाइम्स k। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है, अब x की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो इन दोनों को अगर इक्वल होना पड़ेगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 3 प्लस अल्फा है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 7, अब यहाँ पे k यूज किया तो यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, 7k1 यूज कर लो, ठीक है। मतलब ये 7 का मल्टीपल होगा तभी जाके LHS RHS क्या होंगे, इक्वल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा में रिलेशन आना तो अल्फा कितना आ जाएगा, 7k1 माइनस 3, है ना। अल्फा कितना आ जाएगा, 7k1 माइनस 3। अब मुझे ऑप्शन में चेक करना कि रिमाइंडर, कि अगर अल्फा 10 से डिवाइड करो या 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये चेक करना है। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए इसको मुझे सबसे पहले यहाँ पे प्लस के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, माइनस के टर्म किसको, क्योंकि देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है,
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मान लो मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 87, ठीक है। अब 87 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सपोज लिखा मैंने 7 इंटू, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले लो, 85 के टर्म्स में ले लेते हैं। 87 का मुझे डिविजिबिलिटी चेक करना 5 के साथ। किसके साथ चेक करना है? 5 के साथ। तो 87 को क्या लिखूंगा मैं? 5 इंटू, ये कितना आ जाएगा? 17, है ना? 17 5 85 होगा, बोलो। यस सर। यस सर इसमें अपन 3 +2 प्लस 2। इसका मतलब क्या है? अगर 87 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 2। ठीक है, तो इसको बेसिकली कैसे लिखा? 87 इक्वल टू 5 टाइम्स के प्लस 2, मतलब 5 टाइम्स के प्लस 2 इस तरह से लिखा। तो इस टर्म, ये टर्म 87 के बराबर है। तो अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? बोलो। 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा है, मान लो 5k प्लस 2, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। कोई नंबर अगर ऐसे लिखा है 8k प्लस 4, तो इसको अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा, है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है 13k प्लस 9, 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 12k माइनस 7, तो अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। नहीं, सॉरी सर। माइनस इस माइनस को पहले प्लस बनाना है। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें एक प्लस 12 ऐड कर दिया, माइनस 12 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखना। अब इस 12 और इस 12 को मैं कंबाइन कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स ये k माइनस 1 टाइप हो जाएगा, और ये माइनस का 7 प्लस का 12, तो ये क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको नया कांस्टेंट k2 नाम दे देते हैं। और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस 5, है ना? तो अगर माइनस होगा तो जो भी माइनस का नंबर है उसमें 12 ऐड कर दो, उसमें से 12 क्या कर दो? माइनस 7 प्लस 12, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। अगर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी आ रहा है समझ में? यस सर। एक और, जैसे मान लो एक एग्जांपल ऐसे ले लिया 7k माइनस 4। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल 9k माइनस 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से 4 आएगा। 4 आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है? 7k माइनस 3। मुझे ऑप्शन में क्या चेक करना है? एक डिविजिबल बाय 7। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये चेक करना है। तो यहाँ पे बता दो, अगर डिवाइड से 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 सर 4 आएगा। 4 आएगा। आगे समझ में 4 आएगा। आया ना? यस सर। तो बताओ, एक तो सेटिस्फाई कर दिया, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाला ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। सेम अब मुझे चेक करना अगला किसका? रिफ्लेक्सिव के बाद कौन आता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमको ये बोला जाता है कि अगर a, b उसके अंदर है, मतलब मुझे ये मानना है कि a, b गिवन कंडीशन है। a, b अगर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तो b, a के लिए मुझे चेक करना है वो आएगा कि नहीं आएगा, तो मुझे पता चलेगा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर a, b है, a, b अगर है, इसका मतलब गिवन कंडीशन क्या है? बेसिकली a, b या फिर x, y, यहाँ पे x, y दिया हुआ है। तो देखो, सिमेट्रिक में हमेशा अपन क्या बोलते हैं कि इसको अपन ट्रू मानते हैं कि x, y अगर ट्रू है तो y, x ट्रू होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो देख लो ध्यान से। तो मैंने क्या ट्रू माना है कि 3x प्लस अल्फा y इक्वल टू 7k, ये ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बोला? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, और अगर इक्विवेलेंस है तो मुझे अल्फा में कंडीशन निकालनी, मतलब अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा। इसका उल्टा क्या होगा बोलो? 3y प्लस अल्फा x। हाँ, x की जगह क्या आ जाएगा? y, और y की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। इसको तो 7k, k1 k2 मान लो। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में बोला कि ये इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस मानना है। इक्विवेलेंस मानना है इसका मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव भी मानना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी मानना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव भी मानना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए अल्फा में कंडीशन क्या है कि ये पता करना है। सिमेट्रिक अगर है तो उसके लिए अल्फा में कंडीशन क्या है कि ये पता करना है, और ट्रांजिटिव अगर है तो अल्फा के लिए कंडीशन क्या है कि ये पता करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ से कैसे भी अल्फा में कंडीशन निकालना है। क्या करूं इनका, इन 2 इक्वेशन को? एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब मुझे अल्फा, यहाँ से अल्फा के लिए कंडीशन निकालनी है कि अल्फा क्या होगा अगर ये दोनों ट्रू है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं सिमेट्रिक में, ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अल्फा में क्या कंडीशन है? क्या करें? ऐड कर दें एक बार।
यस सर। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, मैनिपुलेशन ही करना है। ऐड करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ऐड करने पे इन दोनों का एडिशन, y का y के साथ एडिशन हो जाएगा तो y के साथ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस अल्फा, इसका इसके साथ एडिशन हो जाएगा तो x के साथ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 k1 प्लस k2। हाँ है ना, क्या है समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। पूरे में से 3 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा और एक बचेगा एक फैक्टर x प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा 7 टाइम्स कोई नया कांस्टेंट k, k1 प्लस k2 को नया कांस्टेंट k बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर है, एक 3 प्लस अल्फा और x प्लस वाई। अगेन x और y नेचुरल नंबर, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे 7 टाइम्स k, तो k भी क्या नेचुरल नंबर है, मतलब बेसिकली ये 3 प्लस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यस सर। है ना, अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3 प्लस अल्फा, अगर LHS RHS को इक्वल करना है तो 3 प्लस अल्फा आपका 7 का कोई ना कोई क्या होना चाहिए मल्टीपल, इसको नया नाम देते हैं k3। अब यहाँ से अल्फा वापस कितना जाएगा 7 k3 माइनस 3, आया ना, इसको 7 से डिवाइड Yes, करो sir. रिमाइंडर 4 आएगा। यस सर। यस सर। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका एक तरह से ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करोगे ऐड वैड करके तो वापस वो भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, एक बार वो घर पे ट्राई करना। तीनों जो को चेक करना जरूरी है क्या? हाँ वैसे जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑप्शन एक सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूर आगे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाई करो, बाकी ऑप्शन मेरे एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन रखोगे तो एक भी सेटिस्फाई नहीं करते, इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना जरूरी है। क्लियर है? सर x प्लस Yes, वाई sir. का क्या हुआ? क्या कह रहे हो? सर x प्लस वाई का क्या हुआ? एक्स प्लस वाई का तो वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो कोई ना कोई नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर है ना, एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल, तो ये कोई ना कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 समथिंग, है ना। यस सर। LHS में ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट है k, और RHS में 7 k, मतलब कहीं ना कहीं इसको 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा तभी जाके दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ओके सर। सर रिफ्लेक्सिव में भी जो x है वो भी कोई कांस्टेंट है? एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, इनपुट आउटपुट। ठीक। चलो अगला ट्राई करो, ये जनवरी 2023। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे समझाया गया पहले समझो अच्छे से। रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ए कोमा बी, क्या बोला गया ए कोमा बी, मतलब इनपुट ए है आउटपुट बी है, और किस तरह से डिफाइन किया गया है, डिफाइन कैसे किया रिलेशन कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ए और बी कैसे लेने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी कैसे आना चाहिए 1 आना चाहिए, हाँ है ना। ठीक है, और उसमें कंडीशन क्या है कि ट्वाइस ऑफ ए और बी कैसे लेना कि ट्वाइस ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आपका रिलेशन आर है, तो सबसे पहले इस रिलेशन को पढ़ना आना चाहिए बहुत ढंग से। और रिलेशन आर डिफाइंड एज ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी की पेयरिंग है, और कौन सा पेयर लेना है आपको, सच दैट उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। पहली चीज 2a इज नॉट इक्वल टू b, और a और b कैसे होने चाहिए इंटीजर, ये आपका रिलेशन आर। अब इस आर रिलेशन के लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ध्यान से सुनते जाना जिसको डाउट आता है कि ए कोमा ए इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करना है कि ए कोमा ए मेरी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ए कोमा ए, तो अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए, इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्या ये जरूरी है हमेशा 1 ही है? नो सर। नो सर। नहीं ना, क्या अब जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल है 5,5, तो 5,5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा? 5। 5 होगा ना, तो क्या ये 1 के इक्वल होगा? नहीं, आया ना। 7,7 8,8 उन सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा? वो खुद नंबर, तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो इट इज नॉट इक्वल टू 1 जरूरी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो आसान, ये समझ में आ गया ना सर। यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव के बाद आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया है कि अगर a कोमा b को ट्रू माना है, इफ a कोमा b इज गिवन या फिर ये ट्रू है, इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपकी गिवन कंडीशन हो गई, ठीक है, कि उनका ये है। अब उसका उल्टा चेक करना है, मतलब 2a नॉट इक्वल टू b है, a कोमा b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दिस। तो अगर a कोमा b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो b कोमा a का चेक करना है। तो b कोमा a का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या 1 होगा? यस सर। होगा ही सही 1 ना। अगर a कोमा b का Yes, sir. जीसीडी 1 है तो b कोमा a का भी जीसीडी 1 होगा, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि 2b इज नॉट इक्वल टू a? बोलो, क्या ये जरूरी है sir. क्या? एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2b नॉट इक्वल टू a, तो अपन को ऐसा उल्टा सोचना पड़ेगा कि 2b a के बराबर आ जाए और ये भी सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको जहां पे सेटिस्फाई ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल a कोमा b अपन क्या माने, जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 भी आ जाए और उसका ट्वाइस नॉट इक्वल भी हो। जैसे a को मान लिया आपने, मान लो कुछ भी ले लो 3, ठीक है, a को क्या मान लिया आपने 3, तो 2a कितना हो जाएगा 6, 2a कितना हो जाएगा 6, तो b 6 के बराबर नहीं आना चाहिए। या फिर एक काम करते रहो, कुछ और लेते, a को ले लिया मान लो आपने 6, ठीक है, तो 2a ट्वाइस ऑफ a कितना हो जाएगा 12, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मैं a कोमा b पहले मान रहा हूँ और फिर चेक कर रहा हूँ इसका उल्टा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो a कोमा b अगर मैं ले लूं, a को मैंने ले लिया 6, तो b आपका आना चाहिए, मतलब b 12 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो 12 के अलावा कुछ और लेना है मुझे, तो मान लो मैंने 3 ले लिया, क्या ले लिया 3, तो ये 6,3 क्या इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? चेक करो। नहीं कर रहा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका नहीं वो कर रहा। नहीं कर रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना चाहिए? 1 भी चाहिए, तो कुछ और मानना पड़ेगा। सर 3 5। नहीं, हाँ 3 5 ले सकते हो, लेकिन फिर उसका उल्टा भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, मेरे को वो भी चेक करना है। मुझे ऐसा कुछ लाना है कि ताकि 2 भी a के बराबर आ जाए, ऐसा कुछ सोचना है। सर और 0 0 ले सकते हैं। लेकिन वो इक्वल हो जाएगा ना, दोनों 0 0 ले लेंगे तो। सर ए हम 2 ले लेते हैं और बी 4। लेकिन वो इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 के बराबर। मुझे नॉट इक्वल करना है। जैसे मान लो b को ले लिया 5, इसको फिर 10 लेना पड़ेगा, b को ले लिया 1 और इसको अगर 2 ले लिया। देखो ध्यान से 1,2, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या 1 होगा? 2,1 बोलो, यस सर। है ना? इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा? देखो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक कर लो। जीसीडी 1 ट्वाइस ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, और दोनों इंटीजर, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब इसका उल्टा चेक करते हैं। इसका उल्टा मतलब 1,2, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्वाइस ऑफ बी जो होगा क्या वो 1 के बराबर है? नहीं है। हाँ तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्वाइस ऑफ ए लेंगे ना? नहीं, लेकिन उल्टा मुझे b कोमा a के लिए चेक करना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ट्वाइस ऑफ a 1,2 के लिए चेक करना है ना, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर आ रहा है, हाँ है ना? ट्वाइस ऑफ ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। सर आगे समझ में? तो सिमेट्रिक होगा क्या? 7 और 5 भी तो ले सकते हैं। 7 और 5, लेकिन उसका उल्टा मतलब वो तो सेटिस्फाई करेगा ना। 7 और 5 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और 5 और 7 भी तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे तो ये चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना? तो मैं वैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे 1,2 और 2,1 ये सिमेट्रिक बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, क्योंकि 1,2 का अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2,1 से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 1,2 से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नो सर। नहीं हो रही है। तो ये सिमेट्रिक होगा क्या? नो सर। नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ से हमको सिमेट्रिक के बारे में पता चल गया। तो नॉट सिमेट्रिक वाले कितने ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फोर्थ भी। फोर्थ में तो हाँ, फोर्थ भी है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो मुझे ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो मेन तो यही टारगेट कि आपको ये जो तरीका है ये समझ में आ रहा है कैसे जा रहे हैं अपन, लॉजिक लगा लगा के जितने भी यस क्वेश्चन। सर।
इन सब में कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चेक करना है, या तो एग्जांपल ले लेके चेक करो, क्योंकि मुझे उल्टा सोचना है। मुझे अगर एक एग्जांपल भी मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं करा तो ओवरऑल मैं बोल दूंगा नॉट सिमेट्रिक। सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, नॉट सेटिस्फाई करने वाले मुझे चेक करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। Yes, sir. एक और वैरायटी आती है इसमें, ये वाला देखो, ये भी 2023 जनवरी अटेम्प्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है। ये जनरली आपने बोर्ड्स में भी आपको आते थे ऐसे क्वेश्चन, हाँ है ना? यस सर। यस सर। 12 बोर्ड्स में जिस बच्चों ने भी दिए होंगे उनको ये क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। सेट ए क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, चलो ट्राई करो सब लोग। ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, ये मेरा सेट ए है। और आर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, ए कोमा बी आ रहा है, बी कोमा सी आ रहा है और बी कोमा डी आ रहा है। अब मुझे ये बोला गया इसमें और कितने एलिमेंट में ऐड करूं ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस। करो ट्राई शांति से, अच्छे से ट्राई करना। फाइनल आंसर सर ऐसा लाना कि जो तुम्हें पूरा 100% सेटिस्फेक्शन हो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से ट्राई करो। ये एक वैरायटी आती है, तो इसको अच्छे से ट्राई कर लो। 13 13 करेक्ट, 30। वेरी गुड। बाकी लोग सोचो जल्दी से। एट 8 और देखो, सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों। आपने जो जो एलिमेंट उसमें ऐड किए 7, उससे देखो कि क्या वो सबके लिए ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिनिमम पूछा है, ठीक है। आता हो सकता है 7 आ जाए, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों को एक एक करके बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हर एलिमेंट का उसके साथ पेयर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक भी नहीं, तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, ये 4 तो आने ही पड़ेंगे, तो इनको तो मैंने ऐड कर दिया, ये तो कंपलसरी है। ये हो गया मेरा काम रिफ्लेक्सिव का। अब सेकेंड मुझे सोचना है सिमेट्रिक के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्रिक, हाँ है ना, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सिमेट्रिक का बोला गया जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर, अभी जो भी है उनका उल्टा होना चाहिए। अब ए कोमा बी है, लेकिन इसके अंदर बी कोमा ए नहीं आ रहा, तो बी कोमा ए को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर दिया। बी कोमा सी का उल्टा सी कोमा बी भी ऐड करना पड़ेगा, और बी कोमा डी का उल्टा डी कोमा बी भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब देखो सबके रेसिप्रोकल हो गए, हाँ है ना। तो सिमेट्रिक का भी काम हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सिमेट्रिक का काम हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करना है कि क्या हर पेयर के ट्रांजिटिव बन रहे कि नहीं बन रहे, और नहीं बन रहे तो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और जब ट्रांजिटिव में ऐड करोगे तो वापस से सिमेट्रिक का सोचना कि जो भी ऐड करोगे उसका उल्टा वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई करना है। अब थर्ड में चेक कर रहा हूं किसके लिए, ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार में समझ लो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर वापस अगर रिपीट आ जाता है तो आपको करना है। जेई में पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं कि कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। और जनवरी के एक और दूसरे अटेम्प्ट में, जैसे 24 जनवरी को ये आया था, एक और अटेम्प्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया था।
ठीक है, तो ध्यान समझते जाना। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने सबके खुद के साथ पेयर ऐड कर दिए, सिमेट्रिक के लिए सबके रेसिप्रोकल ऐड कर दिया। अब ट्रांजिटिव चेक करना हर पेयर के लिए। तो ए कोमा बी का ट्रांजिशन किस किस के साथ बन सकता है वो देखो। ए कोमा बी का ट्रांजिशन सबसे पहले बनेगा बी कोमा सी के साथ, तो इनका ट्रांजिशन ए कोमा सी बनेगा। तो क्या ए कोमा सी है? नो सर। नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा। यस सर। हाँ है ना। अब देखो ए कोमा सी जैसे ही ऐड किया वैसे सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा वापस चाहिएगा, यस तो हाथों हाथ सी कोमा ए भी ऐड कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक तो बनाना ही है ना, ट्रांजिटिव मेरे को तो तीनों बनाने। क्लियर है? यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो ए कोमा बी का बी कोमा सी के साथ चेक कर लिया। अब ए कोमा बी का चेक करना अगला बी कोमा डी के साथ, तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? ए डी। हाँ है ना। ए कोमा बी का बी कोमा डी का ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा डी बनेगा। यस सर। क्या ए कोमा डी है इसके अंदर? नहीं है, तो ए कोमा डी भी ऐड करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, वापिस समझा रहा हूँ। इसका ट्रांजिशन हम देख रहे हैं इसके साथ, इन दोनों का ट्रांजिशन ए कोमा डी आ रहा है, तो ए कोमा डी नहीं है तो ए कोमा डी मुझे ऐड करना पड़ेगा, और ए कोमा डी ऐड किया तो उसका उल्टा डी कोमा ऐड भी साथ साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया काम। तो इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। अब इन चारों के साथ तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका ट्रांजिशन ये खुद ही होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए कोमा बी का ट्रांजिशन अब देख ले बी कोमा ए के साथ, तो इनका ट्रांजिशन बनेगा ए कोमा ए, वो है ऑलरेडी। और कोई है क्या? नहीं, बाकी सबके साथ काम हो गया। हाँ है ना, तो इसका काम हो चुका है। अब अगला ट्रांजिशन देखना है बी कोमा सी के साथ। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब चेक करेंगे बी कोमा सी के लिए। अब बी कोमा सी के लिए देखो किस किस के साथ चेक करोगे? बी कोमा सी से, सी से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? देखो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा तो ऑलवेज ट्रू होगा। तो बी कोमा सी के साथ सी से स्टार्ट होने वाला, एक तो सी कोमा बी है, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी बी तो ऑलरेडी है। और कोई है क्या? ये वाला बी कोमा सी का सी कोमा ए, इनका ट्रांजिशन बी कोमा ए बनेगा। बी कोमा है क्या? हाँ है, तो इसका भी काम हो गया, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मुझे चेक करना है बी कोमा डी का, बीडी। तो बीडी को देख लेते हैं। बीडी, तो बीडी में डी से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? तो डी से स्टार्ट होने वाला ये तो ये है डीबी, तो बीडी और डीबी का ट्रांजिशन बी कोमा बी, कोई दिक्कत नहीं है। बीडी और डीए के साथ ट्रांजिशन बनेगा बी कोमा ए भी है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हाँ है ना, इसके भी ट्रांजिशन बन रहे हैं। अगला चेक करना है ए कोमा बी कोमा ए के साथ, तो बी कोमा ए के साथ चेक करना है ए कोमा ए से स्टार्ट होने वाला, ए से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसका बी भी बनेगा, इसका भी बन जा रहा है। इसका साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी कोमा सी, वो भी है। इसके साथ ट्रांजिशन बी कोमा डी, वो भी है। और कोई है क्या? नहीं है, बस। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है सी कोमा बी का, तो बी से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? सी बी, तो सी बी में बी से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है बी कोमा सी, तो इनका ट्रांजिशन बनेगा सी सी। इसका और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी डी। सी डी है क्या? नहीं है, नो सर। इन दोनों का ट्रांजिशन सी डी बनेगा। सी डी नहीं है तो सी डी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक नया एलिमेंट क्या आ गया? सी डी। तो इनका ट्रांजिशन बन रहा था सी डी, तो सी डी मुझे ऐड करना पड़ा, और जैसे सी डी मैंने ऐड किया इसका उल्टा डी कोमा सी भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ काम हो गया। अब इसका और कोई बच रहा है क्या? अब बी सी नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, नाउ डी कोमा बी में अगेन बी सी स्टार्ट वाला सेल चेक करोगे। समझ पा रहे? इस तरह से एक एक करके चेक करना पड़ेगा। देखो कितने आ गए अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो गिनो तो कितने हो रहे हैं। एक्स्ट्रा कितने ऐड किए वो पता करना था अपन को, हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऐड करना है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अपन ने एक्स्ट्रा कितने ऐड किए? 13। ठीक है, आया समझ में? यस सर। थोड़ी मेहनत आपको घर पे खुद से करनी पड़ेगी, तो ही जाके समझ में आएगा। डायरेक्ट एक बार में समझ में जिसको नहीं आता उसको 2-3 बार इसको ट्राई करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी का, पढ़ लो अच्छे से। देखो ये भी सेम क्वेश्चन, इस पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बस थोड़ा सी वापस घुमा दिया, नया वेराइटी बना दी। A relation R defined on the set of natural number A, R, B, input A है, output B है। 2A plus 3B is a multiple of 5, तो चेक करना है तीनों। R कैसे डिफाइन किया गया है? A, B, input A, output B, such that twice of A plus thrice of B is a multiple of 7, मतलब 5 times K is a multiple of 5। ये रिलेशन मेरा R है। अब तीनों के लिए जल्दी से जल्दी चेक कर लो क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं।
रिफ्लेक्सिव के लिए a, के लिए चेक करना पड़ेगा, तो इनपुट आउटपुट दोनों a रख दोगे तो 2a प्लस 3a, LHS मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा 5a, ये 5 का मल्टीपल है, हाँ है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। यस सर। सिमेट्रिक में क्या बोला गया है कि अगर a, b ट्रू है, मतलब इफ 2a प्लस 3b जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो क्या इसका उल्टा 3b प्लस 2a भी 5 का मल्टीपल होना जरूरी है क्या? तो कोई एग्जांपल ऐसा ले लो जिसमें सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी लेना हो, b को ले लो कुछ, 2 को ले लो कुछ, जो 5 का मल्टीपल आ जाए। जैसे b को ले लिया, a को ले लिया मान लो 2, तो 2 2 4। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना ताकि 25 या बन जाए, फिर वो बन जाए। आखिरी में 6 और 3 की टेबल में 6 आता है क्या? यूनिट डिजिट पे कब आता है? सर 6 और 1 ले लो। सर 2 और 3 ले सकते हैं, B में 3 9 और प्लस 4 A में 2। नहीं ना, तो 5 का मल्टीपल थोड़ी बनेगा, 5 का मल्टीपल बनना चाहिए। A6 ले लीजिए सर। A3 ले लूं? सर 6 A into 6। कोई भी ले लो फटाफट, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, कुछ भी ले लो। मान लो A को ले लिया 4, तो ये 4 2 8 बन जाएगा। अब 3 की टेबल में ऐसा कुछ चाहिए ताकि यहाँ पे या तो 5 है या तो 0 आए, तो या तो मान लो अगर 3 की टेबल में क्या चाहिए, 12 चाहिए। 3 की टेबल में 12 कब आता है? 4 टाइम्स आता है। और कब आता है? 2। सर 4 4 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 4,4 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो सेम हो जाएगा फिर। यहाँ पे ऑलरेडी अपन चेक कर चुके, तो कोई डिफरेंट लेने की कोशिश करो। सर 12 प्लस 3। 14 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 14 3 था, ठीक है, 14 ले लिया मान लो, ठीक है। 14 3 और उसमें ऐड करोगे तो 50 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इसका उल्टा 14,4 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं। तो 14 इंटू 2 ये हो जाएगा 28, और 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई आ रहा है क्या जो सेटिस्फाई ना कर रहा है? या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को मैनिपुलेट करके देखते हैं, या अगर कुछ मैनिपुलेट होता हो तो। चलो देखो, अगर मान लो, देखो ऐसा अगर नहीं आ पाता है ना, तो फिर आप वैल्यू रख मतलब मान लो वैल्यू से नहीं आ पा रहा है, तो आपको फिर ना इसी को मतलब सिंप्लीफाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये गिवन कंडीशन है आपके पास, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3b प्लस 2a, तो इसमें b को तो ऐसा रहने देते, किसी एक को रिप्लेस कर देते, तो 2a को रिप्लेस कैसे कर देंगे? यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5k माइनस 3b/2, हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अपन ऐसा कोई रिलेशन डेवलप करते जो ऑलवेज, अगर या तो ट्रू होगा तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5k माइनस 3b, हाँ है ना। यहाँ से आपके पास आंसर Yes, कितना आ रहा है? 5k, ऑलवेज ट्रू आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको देखना ट्रांजिटिव। सो ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन तो इक्वल है। कहाँ इक्वल है? यहाँ पे, अच्छा सॉरी सुनिए, दोनों इक्वेशन इक्वल है, हाँ। यहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आनी चाहिए? b, a के लिए 2b बोलो। 3a। 2b 3a, अब उसमें वैल्यू पुटअप करके देखो। 2b 3a के लिए चेक करना आपको, ट्वाइस ऑफ b प्लस 3a, ठीक है। अपने जल्दबाजी में गलती कर दी, तो 2b ऐसा रहेंगे, 3a, a की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? 5k माइनस 3b/2, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई, तो 4b प्लस 3 से इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 15k माइनस 3 3 9, 5b, हाँ है ना। क्लियर है? 1/2 यस सर। 15k माइनस 5b, इसमें से भी देखो 5 कॉमन आ रहा है। यस सर। Yes, Clear हो sir. गया? ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट
ट्रांजिटिव के लिए बोला गया है अगर 2a प्लस 3b 5k के बराबर है, मान लो k1 बोल देते हैं कि a कोमा b अगर है और b कोमा c भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2b प्लस 3c भी 5k2 के बराबर है। तो मुझे चेक करना है a कोमा c के लिए, मुझे काय के लिए चेक करना है a कोमा c 5k के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a कोमा c के लिए इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस 3c, हाँ है ना। यस सर। तो मुझे 2a प्लस 3c की वैल्यू पता करनी कितनी आएगी। अगर ये 5 टाइम्स k के बराबर आ गई तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 2a प्लस 3c क्रिएट करना है, तो क्या करें, ऐड कर देंगे। ऐड कर दें इन दोनों को। सर तो Yes, ऐड sir. करोगे देखो 2a 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा 5b 5b प्लस 3c इक्वल टू 5 k1 प्लस k2, तो 5 k3 बोल देते हैं, हाँ है ना। अब ये 5b को उधर भेज दें, यस सर। 2a प्लस 3c इक्वल टू 5 टाइम्स k3 माइनस 5 टाइम्स b, तो ये कोई ना कोई 5 का मल्टीपल ही है। यस सर। तो 2a प्लस 3c भी 5 के आ गया, तो ट्रांजिटिव हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंट। तो ये इसी साल का क्वेश्चन है। सिमेट्रिक प्रॉपर्ली करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। हर क्वेश्चन में ऐसी कोई नई चीज बिल्कुल नहीं, सब में मैनिपुलेशन है जो आपको ही दिमाग लगाना है, और वो तभी आ पाएगी जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब ये ऐसी चीजें जो बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग है, समझ पा रहे हो, एक एप्टीट्यूड टाइप हो गया है कि लॉजिक लगा लगा के देखना है। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, देख पा रहे हो, बोलो समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं अपन हर यस क्वेश्चन में। सर। Yes, Yes. sir. विद द प्रैक्टिस ये होगा। अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, इस चैप्टर के आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। और मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था हर अटेम्प्ट में ये एक ही क्वेश्चन आ ही रहा। देखो वापस से 30 जनवरी को फिर एक क्वेश्चन आया, 2023 की बात, इसी साल के में, इसलिए मैंने ज्यादा दूर गया ही नहीं हूँ, इसी साल के क्वेश्चन उठाए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में एक और क्वेश्चन देखो क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड सो दैट मेक इट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आया ना। यस सर। Yes, है ना? sir. तो देखो वापस ये इस बार आप ये वाला ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट अब ये थोड़ी एक और वेराइटी आ गई, ये भी आपने क्लास 12 में से क्वेश्चन देखे थे। इस बार इनपुट एक पेयर है और आउटपुट भी एक पेयर है। हर बार क्या हो रहा था, इनपुट और आउटपुट कैसे आ रहे थे, एक एक एलिमेंट आ रहे थे। पहले अपन ने क्या देखा था, इनपुट मान लो कि एलिमेंट आ रहा है तो आउटपुट भी आपका एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और इस बार रिलेशन आर कैसे डिफाइन, इनपुट एक पेयर है पूरा के पूरा, ये आपका पूरा के पूरा क्या है इनपुट, और आउटपुट भी एक कोई ना कोई पेयर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बस ये अंतर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया रिलेशन आर डिफाइंड ए कोमा बी आर सी कोमा डी, मतलब इधर आपका इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। और किस तरह से डिफाइन किया, इनमें आपस में रिलेशन क्या है कि ए इंटू डी का प्रोडक्ट, मतलब इधर का फर्स्ट एलिमेंट इधर का सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट इंटू ब्रैकेट में ये दो बीच का डिफरेंस बी माइनस सी का डिफरेंस इक्वल टू बी इंटू सी मिडिल वाले का प्रोडक्ट और कॉर्नर वाले का डिफरेंस, ये दोनों क्या है बराबर बराबर। ये मेरा रिलेशन आर है, ये मेरा क्या है रिलेशन आर, ये आपको ऐसे समझना है। अब इस रिलेशन आर के लिए आपको एक एक करके वापस वो सारी चीजें चेक करनी है। बस इस बार अंदर क्या है, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में इनपुट ए कोमा बी टाइप, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट, इनपुट आउटपुट एक पेयर के तरह, और ये आपस में कैसे रिलेट किए गए। एलएचएस में क्या बोला गया है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय बीच वालों का डिफरेंस, और आरएचएस में बीच वालों का प्रोडक्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस, ये रिलेशन आर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, बोलो क्या होना चाहिए? को ए बी से हाँ, इनपुट और आउटपुट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब इनपुट भी ए बी और आउटपुट भी ए बी। मुझे ये चेक करना है अगर इनपुट आउटपुट ये मेरे रिलेशन आर को, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एलएचएस आरएचएस अगर इक्वल आ रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ है ना सर। ठीक है, अब इसमें देखो पुटअप करके देखते हैं कैसे पुटअप करना था, कैसे सिखाया आपको मैंने। एलएचएस में क्या है, रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कौन आ जाएगा, ए इंटू बी, हाँ है ना। यस सर। एलएचएस लिख रहा हूं मैं। एलएचएस कैसे डिफाइन किया गया, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और लास्ट मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई में मिडिल का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है मिडिल में बी माइनस ए, तो ये आपका एलएचएस हो गया। यहां तक समझ में आया? यस और आरएचएस पार्ट में क्या बोला गया, दोनों मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, मिडिल टर्म में कौन कौन आ रहा है, बी और ए, तो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, बी इंटू ए, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। देखो ध्यान से, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो सर नहीं है।
ऊपर आ रहा है ए बी माइनस है, नीचे आ रहा है ए माइनस बी, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नो सर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नो सर। नहीं। अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? रिफ्लेक्सिव वाला कौन कौन सा? देखो ये तो गलत हो गया, ठीक है, और बाकी 3 ऑप्शन अब चेक करने हैं। अब तीनों ऑप्शन में नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे चेक करना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं अपन, बोलो? सिमेट्रिक में क्या अज्यूम करते हैं? ये गिवन है। सिमेट्रिक में अपन क्या बोल देते हैं कि ये गिवन कंडीशन, मतलब इसको ट्रू मानते हैं कि अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा क्या ट्रू हुआ कि नहीं होगा। मतलब मुझे किसके लिए चेक करना है? सी कोमा डी का रिलेशन ए कोमा बी के साथ, हाँ है ना? ध्यान से देखो, इनपुट क्या है, मतलब बेसिकली गिवन क्या है? ए कोमा बी आर सी कोमा डी। अगर ये आर के अंदर आ रहा है तो इसका उल्टा सी कोमा डी ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। क्या समझ में आ रहा है? यस। यस ठीक है? सर। यस सर। तो पहले से हम पता कर लेते हैं कि हमको पता क्या करना है, हमको क्या प्रूव करना है, वो चेक कर लेते हैं। ये चेक करना है ये आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो ये रिलेट कैसे होगा? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब सी इंटू बी, मिडिल का डिफरेंस मतलब डी माइनस ए। ये किसके बराबर आना चाहिए? डी इंटू ए और सी माइनस बी के बराबर, हाँ है ना? अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अब देखो मेरे पास ये गिवन है, इससे मुझे ये लाना है, इससे मुझे ये लाना है, तो क्या मैं ला सकता हूं? देखो यहाँ पे क्या चाहिए? डी ए सी माइनस बी। यहाँ पे मेरे पास बी माइनस सी है, तो सी माइनस बी कैसे लाएंगे? माइनस कॉमन ले ले, हाँ है ना? यस सर। देखो मुझे क्या क्रिएट करना है? सी माइनस बी क्रिएट करना है। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है? बी माइनस सी दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूं। यस सर। माइनस कॉमन, यहाँ पे एडी है तो एडी को मैं डी ए भी लिख सकता हूँ, और इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो सी माइनस बी बन जाएगा। आरएचएस में आते हैं, यहाँ पे मुझे डी माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये डी माइनस ए हो जाएगा, और बीसी को सी बी तो लिख ही सकते हैं। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यही आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। मतलब ये सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक वाला कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा था? देखो मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। सर डी वाला गलत है। अच्छा हाँ, डी वाला तो रिफ्लेक्स नॉट रिफ्लेक्सिव सही है ना? सर लेकिन सिमेट्रिक तो नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। सिमेट्रिक तो आ रहा है ना अपना, ठीक है। सिमेट्रिक आ रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव आ रहा है। अब बस ट्रांजिटिव के लिए चेक करना, अगर ट्रांजिटिव हो गया तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे? क्या गिवन कंडीशन मानोगे? ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ, ये दोनों हैं, तो मुझे चेक करना है ए बी और ई एफ है कि नहीं है। करके दिखाऊं क्या? करोगे ट्राई? चलो करो एक बार, ट्रांजिटिव चेक करो। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आते थे ऐसे, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, देखा है आपने कभी? यस सर। यस सर। ए बी कोमा सी डी अगर ये गिवन है, और सी डी कोमा ई एफ ये मेरा गिवन कंडीशन है, मतलब ये दोनों मेरे ट्रू हैं। ये मेरे क्या है? ये मैंने अजम्पशन माना है कि मेरे ये अगर मेरे आर के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे चेक करना है, किसके लिए चेक करना है? ए बी और ई एफ के लिए चेक करना है कि ये वाला सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो पहले से इसका आंसर लिख के रख लो कि क्या होगा। तो अपन इसको कैसे डिफाइन किया था मैंने? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। एलएचएस में देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है? बोलो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बोलो? सर ए एफ इंटू बी माइनस ई। बी माइनस ई, ये किसके बराबर आना चाहिए? सर बी ई ए माइनस एफ। हाँ, बी ए माइनस एफ। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो मुझे फाइनली ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो मैंने पहले से लिख के रख लिया ताकि मुझे दिख जाए कि मुझे लाना क्या है। समझ पा रहे हो आप? हाँ है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. और गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास? ये दोनों गिवन कंडीशन है कि ये दोनों ट्रू है, तो ये दोनों, इन दोनों की गिवन कंडीशन लिख देता हूं। तो पहला वाला रिलेशन क्या हो जाएगा कि मेरे पास पहला क्या गिवन है? ए डी इंटू बी माइनस सी, ये मेरा बराबर है बी सी इंटू ए माइनस डी के बराबर। और ये पहली इक्वेशन गिवन है, और सेकंड इक्वेशन यहां से आ जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी? डीई इंटू सी माइनस एफ, ये बराबर है मेरे पास किसके बराबर बताओ? सॉरी, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है ना, सी एफ। बताओ सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? सर सी एफ डी माइनस ई। हाँ, सी एफ डी माइनस ई, ये बराबर है मिडिल का प्रोडक्ट दैट इज डी माइनस ई इंटू सी माइनस एफ, हाँ है ना? ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन की मदद से मुझे ये क्रिएट करना है।
इधर प्रोडक्ट में AF चाहिए, इधर प्रोडक्ट में BE चाहिए। बताओ क्या करूं इन दोनों इक्वेशन का, ताकि ये क्रिएट हो जाए। इन दो इक्वेशन की मदद से मुझे ये क्रिएट करना। अगर इन दो इक्वेशन की मदद से ये क्रिएट हो जाता है तो ट्रांजिटिव होगा, और नहीं क्रिएट होता तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बताओ क्या करें, AF का प्रोडक्ट चाहिए और BE का प्रोडक्ट चाहिए। क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, सब्सट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? सर मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, A और F का प्रोडक्ट चाहिए, आया ना, और B और E का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। देखो ध्यान से, अगर प्रोडक्ट अगर मान लो प्रोडक्ट से काम नहीं हो तो फिर ऐड सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो प्रोडक्ट अगर करोगे तो LHS में LHS के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, AD इंटू CF और B माइनस C का प्रोडक्ट हो जाएगा D माइनस E के साथ, ये LHS आ गया। RHS में देखो ध्यान से, BC DE का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो B इंटू C इंटू D इंटू E, और दो ब्रैकेट क्या है, A माइनस D और C माइनस F। यहां तक समझ में आया? यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना? सिर्फ C कैंसिल होगा और D कैंसिल हो जाएगा। तो AF के साथ B माइनस C तो आ गया है और D माइनस E आया है, और इधर क्या बना है, B के साथ A माइनस D आया और C माइनस F आया। अब मुझे लाना क्या था, B माइनस E। तो यहाँ से B माइनस E क्रिएट हो पाएगा क्या? कैंसल तो आप कुछ भी नहीं होगा, देख पा रहे हो? यस सर। Yes, ये sir. ये मल्टीप्लाई, अगर मान लो डिवाइड भी करते तो भी कुछ कैंसल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजें, और ऐड भी अगर करते तो भी कुछ कॉमन नहीं आता, आया ना? यस सर। Yes, sir. AF के साथ मेरे पास ये आ रहा है B माइनस C इंटू D माइनस E। तो क्या ये कभी भी B माइनस E के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, राइट? और इधर ये भी होगा, तो ये क्या बोल देंगे अपन, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है? यस यस सर। Yes, sir. जो मुझे लाना था वो मेरा क्रिएट नहीं हो पाया है, तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा एंड नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आप चाहो तो NCERT से थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना, मैं खेद और क्वेश्चन दूंगा ही प्रैक्टिस के लिए। ये आपका देखो जनवरी के ये क्वेश्चन आए थे, अगला अटेम्प्ट में फिर से फिर जनवरी के और क्वेश्चन आए, फिर फरवरी में भी आए, हर अटेम्प्ट बेसिकली हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, इनके आंसर की भी मैंने यहाँ पे दे दी है, एक बार आप मैच कर लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में काफी अपने कवर कर लिया है। कितने हो गए, 3:40 हो गए ना, 2 बजे चालू किया था। ठीक है, तो अब आपको घर पे जाके एक बार थ्योरी रिवाइज करनी है, इसके शॉर्ट नोट बनाना, जो भी करना हो कर लेना। बस जितने भी क्वेश्चन कराए उनको प्रैक्टिस कर लेना, अगर आते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नए क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा उनको प्रैक्टिस कर लेना। आपके एंड पे अब आपके दो टॉपिक, रिलेशन और सेट और रिलेशन, ये दोनों कंप्लीट। इससे एक क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन किसी और चैप्टर में यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही है। मतलब अपन ने लगभग 2 दिन में 8 मार्क का कवर कर लिया, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 8 मार्क कवर करना मतलब एक तरह से ये सोचो आपने इंटीग्रेशन कवर कर दिया, समझ पा रहे हो, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर कर लिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी वेटेज 8 मार्क का होता है, आया ना? यस Yes. सर। और उसको कवर करने के लिए हमको कम से कम 7 से 8 लेक्चर चाहिए रहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 ही लेक्चर में ऐसे 2 टॉपिक कवर हो गए जहां से मेरे पास 2 क्वेश्चन आ ही रहे। क्लियर है? यस सर। और सेम ये उसके साथ भी था, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं 8 मार्क के। तो ये 4 चैप्टर ऐसे, मतलब 4 दिन में 4 चैप्टर आपके ऐसे हो रहे हैं जिसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 16 मार्क्स आपके फिक्स हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से कर लिया। क्लियर है सर। ठीक है? Yes, sir. तो अब घर पे इनकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लेना। अभी मैं इसके नोट्स भेज दूंगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन और 2023 के जो सेकंड अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन और उसमें डाल दूंगा। ठीक है? सर हेलो सर। हाँ हाँ, सर मैंने मैथमेटिक्स के मुझे PYQ चाहिए। वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप बिटली लिंक पे देख लेना, वहां पे अपलोडेड है। सर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन आपने क्या कहा था, क्लास में डिस्कस करने को कहा था ना? यस सर। एक मिनट देखने दो मेरे को, कहाँ गया क्वेश्चन। द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द नंबर 1 2 3 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इसमें क्या दिक्कत है? हो नहीं रहा था। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन निकालना है ना, देख लो फटाफट, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। मेरे पास नंबर गिवन है 1 2 3
एंड सो ऑन अप टिल n। इसका मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इसका आ जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन n। तो 1 से लेके n का नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय n। तो n कैंसिल हो जाएगा, तो मीन आपका आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। आया ना? यस यस सर। ये आपका मीन आ गया। अब इस इन सब नंबर का मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, और वो हमको एक रिलेशन दिया तो वहां से n कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ xi माइनस x बार का समेशन डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका x बार आ रहा है, कितना आ रहा है? n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अगर टेबुलर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो यहाँ ये xi है 1 2 3 4 अप टिल n, ठीक है। और तो पहला वाला क्या बनेगा? xi माइनस x बार का मॉड, मतलब फॉर एग्जांपल 1 माइनस n प्लस 1 बाई 2 का मॉड प्लस 2 माइनस n प्लस 1 बाई 2 का मॉड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये n प्लस 1 बाई 2 जो नंबर है ये किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल अगर n ऑड हुआ, n ऑड है कि इवन, ये क्या दिया हुआ है? सर ऑड। ऑड है, वेरी गुड। तो n अगर ऑड दिया हुआ है, वेरी गुड क्वेश्चन में, तो आप चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो। n अगर ऑड है तो कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 7, क्या ले लिया मैंने? 7। तो ये कितना आ जाएगा मीन? 4 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जो मिडिल नंबर है वही मीन आ रहा है हर केस में, यस सर। ठीक है। अब n को कुछ भी ले लो, n को मान लो अपने 9 भी ले लिया, तो अगेन जो मिडिल नंबर होगा वही आपका मीन होगा। क्लियर है? मतलब इस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेकेंड, 1 2 ऐसा जाता जाएगा, कहीं ना कहीं मिडिल नंबर जो होगा वो आपका आएगा n प्लस 1 बाई 2 और ये n। तो मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे और यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? सेम। ये आपका मिडिल टर्म होगा। आया ना? यस यस सर। Yes. ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि अब इसी नंबर को ऊपर वाले के साथ भी सब्सट्रैक्ट करना है और नीचे वाले के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पे 4 है, जब 4 को 1 से माइनस, फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। फिर इससे करोगे तो 2 2, फिर इससे करोगे तो 1 1। है ना? तो सिमेट्रिक बनेगा 1 2 3। यस सर। सेम यहाँ पे भी होगा। 5 से माइनस करोगे तो मॉड लगा हुआ है तो साइन ही लेना है, 1 2 3 वापस इधर बनेगा। यस सर। मतलब Yes, जो sir. डिफरेंस लेने पे जो चीजें इधर आएगी वही सेम चीजें इधर आएगी, यस सर। और आएगी भी क्या? कंसेक्यूटिव नंबर ही आएगी। क्योंकि देखो इन सबको मैं माइनस, इन सबको मुझे माइनस किससे करना है? n प्लस 1 बाई 2 से माइनस करना है ना? यस सर। इन सारे नंबर को तो इसको इसके साथ मारेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, और इसके ऊपर जो नंबर आएंगे और इसके नीचे जो नंबर आएंगे वो सेम आएंगे, सब कंसेक्यूटिव आएंगे, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला नंबर जो होगा वो उससे माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यस सर। 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ तक, और सेम यहाँ पे बनेगा नीचे। अब दिमाग लगा लो कि अब इसका ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्वाइस। समझ पा रहे हो? यहीं से नहीं हो रहा था, इतना तो कर लिया था। यहाँ इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है ना। मुझे बताओ ये लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा? सर n minus 1 by 2 n प्लस 1 बाई 2 को 1 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? n माइनस 1 बाई 2, है ना? तो ये लास्ट वाला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 बाई 2। अब इन सबका ऐड करना है, तो एडिशन कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल कहां तक? n माइनस 1 बाई 2। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर ही तो है। यस सर। फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा बस। क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n की जगह इस बार क्या आ जाएगा? n माइनस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसको आप इक्वेट कर देना जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय। by Thank you, sir.